हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुलाइट ट्यूटोरियल पे। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी MCQ क्वेश्चन बताए हैं उसके सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इस क्लास में बताने वाला हूं। तो आप इस क्लास को पूरे अंत तक देखें और आगे आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए यहाँ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताने वाला, जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ उससे आपको इस क्लास में सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, F1 से डिनोट किया है फॉर्मूला और C1 से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पहला है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी। यहाँ पे F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। P क्या है? पोल है। और NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। तो आपको क्वेश्चन में क्या आपको दे दिया जाएगा? पोल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि सिंक्रोनस स्पीड बताइए। तो आप सिंपली और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होगा। ठीक है, जब तक अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया जाए 50 हर्ट्ज तक है। अगर क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज दे दिया जाएगा तो आप यहाँ 60 हर्ट्ज लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग सिग्नल स्पीड निकालते हैं आरपीएम में निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन में कभी कभी ये चेंज भी कर देता है कि आरपीएम हो जाएगा, आरपीएस में पूछ दिया जाएगा। तो आरपीएस में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर आपको दिया सिक्वेंस स्पीड 120 इंटू एफ बाई पी है। जो भी मेरा सिक्वेंस स्पीड आ गया तो उसको डिवाइड करेंगे 60 से। मान लीजिए सिक्वेंस स्पीड कुछ भी आया, ये आरपीएम में आया और आरपीएस से पूछ रहा है इंटू डिवाइडेड बाई 60 से कर देंगे तो आरपीएस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉन्सेप्ट है रोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कितने तरह का? 2 तरह का रोटर होता है आपका। पहला होता है स्क्वायरल केज, सेकेंड होता है स्लिप रिंग और उसी को दूसरा नाम बोला जाता है ऑन रिंग। ठीक है, तो स्क्वायरल केज में पहले देखते हैं क्या होता है। स्क्वायरल केज आपका हाई लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्क्वायरल केज होता है वो स्पेशली लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है और इसमें बेटर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें रनिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा होता है। और स्लिप रिंग में देखा जाए तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और कोस्टलियर होता है। तो यहाँ कोस्टलियर क्यों होता है? तो कोस्टलियर इसलिए होता है क्या कि इसमें आर एक्सटर्नल इंसर्टेड किया जाता है सीरीज में, जिसके कारण ये थोड़ा महंगा हो जाता है इसके मतलब स्क्वायरल केज से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका रोटर के बारे में। क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है? तो आपका स्लिपिंग ऑन रिंग का। अगर यहाँ स्लिपिंग नहीं दिया जाएगा तो ये दिया हुआ है, कोई एक दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपका बोलिएगा क्वेश्चन में लो स्टार्टिंग रोटर किस में होता है, तो आपका स्क्वायरल केज में होता है। ऑप्शन में स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग और भी कुछ दिया रहेगा ऑप्शन में। तो यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ वो सारे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो आइए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज ऑफ स्लिप। परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या होता है? फॉर्मूला इसका NS माइनस NR बाई NS। यहाँ पे परसेंटेज स्लिप NS माइनस NR बाई NS होता है। यहाँ NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड हो गया। NR क्या है? मेरा रोटर का स्पीड हो गया। तो यहाँ परसेंटेज बोला गया। यहाँ देखिए यहाँ परसेंटेज है तो इंटू यहाँ अभी परसेंटेज हटा देते हैं। ठीक है, स्लिप का फॉर्मूला अगर परसेंटेज यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ परसेंटेज आएगा तो यहाँ इंटू 100 करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर स्लिप पूछ दिया तो NS माइनस NR बाई NS, अगर परसेंटेज में पूछ दिया तो इंटू 100 किया जाएगा। यहाँ पर स्लिप एस क्या है? मेरा डिनोट किया गया स्लिप से, NR रोटर स्पीड से। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देगा, आपसे पूछ देगा NR क्या है, NS क्या है। मतलब NR निकालने के यहीं से NR भी निकलता है। आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला बता दें अगला क्लास में। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट पहला है रोटर के बारे में बता दिया, कॉन्सेप्ट 2 इसके स्लिप से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टार्टिंग कंडीशन या स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ ब्लॉक रोटर कंडीशन में आपको क्या होता है, तो स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल में, तो स्टार्टिंग में NR मेरा 0 होता है क्योंकि घूमता नहीं। NR मेरा 0 हो जाता है। ये जो रोटर है स्टेटर है, तो रोटर क्या होगा कि जब स्टार्टिंग रहेगा तो ये तो स्टैंड स्टिल पोजिशन हो गया ना, घूम ही नहीं रहा। तो यहाँ पे NR मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ पुट कीजिए NR 0 रखेंगे तो NR 0 रखेंगे तो NS बाई NS क्या है? स्लिप 1 आ रहा है। यहाँ स्लिप 1 आ रहा है। कौन सा कंडीशन? ये भी पूछा जाता है कौन सा कंडीशन में। एट स्टार्टिंग कंडीशन बोल सकता है या स्टैंड स्टिल कंडीशन या ब्लॉक, मतलब तीनों कंडीशन में ये चीज NR 0 होता है। चलिए अगला देखते हैं। रन ऑन नो लोड और सिंक्रोनस स्पीड पे मेरा रोटर मतलब रोटर का स्पीड मेरा रन कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड में। NR क्या हो रहा है? NS की स्पीड में रन करने लगा है या नो लोड में।
तो जब एनआर मेरा एनएस की स्पीड में रन करेगा तो स्लिप क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए स्लिप क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर क्या आपको रन कर रहा है, एनएस की स्पीड में रन कर रहा है। ठीक है, तो एनएस की स्पीड में रन कर रहा है तो एनएस माइनस एनएस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लिप मेरा 0 आ जा रहा है। कब, जब एनआर मेरा स्पीड रन कर रहा है, एनएस की सिंक्रोनस स्पीड में रन कर रहा है। ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गया आपका। थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं, एट लोडेड कंडीशन मेरा, अगर मेरा रोटर लोडेड हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर लोडिंग ज्यादा कर रहा है, ज्यादा स्पीड से रन कर रहा है या स्लो स्पीड से, मान लीजिए कि हम एनआर को स्पीड कम कर दे रहे हैं, इसका वैल्यू कम हो जा रहा है, जैसे इसका वैल्यू कम होगा तो आपका स्लिप क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। देखिए रहे यहाँ पर एनआर, यहाँ पे स्पीड जैसे जैसे यहाँ कम करेंगे तो ये वैल्यू कम होते जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है एस और एनआर के बीच में। और फिर जैसे जैसे यहाँ पर देखिए एनआर ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब कि रोटर का स्पीड ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ स्लिप मेरा क्या आ जाएगा, स्लिप कम आ जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस और एनआर के बीच में। तो ये कंडीशन हो गया कब, लोडेड कंडीशन में। लोडेड कंडीशन में ये चीज हो गया। आगे देखिए फुल लोड कंडीशन, ये आपका होता है फुल लोड कंडीशन में स्लिप का वैल्यू होता है 1% टू 4%। क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि आपको फुल लोड कंडीशन में स्लिप का वैल्यू बताइए। स्लिप का वैल्यू ऑप्शन में दिया रहेगा 8%, 12%, 1% या 4%। तो इसमें ऑप्शन आपको पूछ देगा फुल लोड कंडीशन में मतलब स्लिप का वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए मान लीजिए, बी है, सी है, डी नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी, फुल लोड कंडीशन में कितना होता है स्लिप, 1 to 5% इसके बीच में होता है। तो यहाँ पर आपका कहीं 4%, 3% कहीं है 4% दिख रहा है, बाकी तो आपका ज्यादा हो जा रहा है। ये 8% कब होता है, जब मैक्सिमम स्लिप होता है तब 8% होता है। क्लियर है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में आपको सारे क्वेश्चन किस तरह का पूछते हैं वो बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। आगे कोई क्वेश्चन आपको इस तरह का मिले तो आपका ध्यान आना चाहिए, हाँ स्क्वायरल केज में आपका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बेटर रनिंग कंडीशन होता है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो आप इसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। समझ गए। नेक्स्ट फॉर्मूला तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर, मतलब स्लिप का क्या प्रभाव है रोटर पैरामीटर पर। देखिए पहला है इंड्यूस वोल्टेज, तो इंड्यूस वोल्टेज होता है E2 डैश इक्वल टू SE2। यहाँ पर E2 डैश और E2 क्या है यहाँ बता देते हैं कि E2 डैश आपका रनिंग कंडीशन पर है, आपका रोटर का स्पीड मतलब समय निकालने का वोल्टेज क्या होगा वो है, और E2 स्टार्टिंग कंडीशन पर। ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको भी बता देते हैं। अधिकतर आपको बुक में यही डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा E2 डैश इक्वल टू SE2, मगर कैसे आता है वो थोड़ा देख लीजिए। इस जगह बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर आपका E2 डैश जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS माइनस NR, और E2 होता है आपका NS। या NS क्यों हुआ, क्या E2 है आपका स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन में आपको बताया जो पिछला फॉर्मूला में कि यहाँ NR 0 हो जाता है, स्टार्टिंग कंडीशन में NR 0 हो जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग कंडीशन में आपका वोल्टेज इंड्यूस में आपका स्टार्टिंग में NS हो जाता है, यहाँ NR 0 हो जाता है स्टार्टिंग में, और E2 डैश NS माइनस NR रनिंग कंडीशन का कंडीशन है। तो ये दोनों को डिवाइड करते हैं, वन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो E2 डैश डिवाइडेड बाई E2 NS माइनस NR बाई NS। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या आ रहा है, स्लिप आ रहा है। इसका फॉर्मूला आपको बताया था पिछला वाला में, आपका स्लिप होता है NS माइनस NR बाई NS क्या होता है, स्लिप होता है। यहाँ E2 यहाँ चला जाएगा, तो E2 डैश इक्वल टू SE2, यहीं से ये चीज आया है। ये चीज जो लिखे हैं डायरेक्ट आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, ठीक है, ये मिलता नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आ गया यहाँ पर। क्लियर हो गया कि यहाँ पर SE2 कैसे आया। अब इसी में सब में उसी तरह होता है FR, रोटर का स्पीड भी वही होगा आपका FR NS माइनस NR, यहाँ F हो जाएगा NS के, दोनों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा FR डिवाइडेड बाई F इक्वल टू S, और यहाँ F चला जाएगा तो FR इक्वल टू SF। ठीक है, यहाँ भी वही चीज हो गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में आता है कि आपको स्लिप निकालने का एक फॉर्मूला है। यहाँ स्लिप अगर पिछला वाला फॉर्मूला बताया NS माइनस NR, NS से स्लिप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका F है, तो आपका स्लिप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लिप कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए FR डिवाइडेड बाई F कर दीजिएगा तो स्लिप आ जाएगा। तो स्लिप निकालने का एक और मेथड है आपका, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज का E2 डैश इक्वल टू SE2,
फ्रीक्वेंसी Fi इक्वल टू SF और रिएक्टेंस X2 इक्वल टू SE2। ये क्लियर हो गया आपका, ये फॉर्मूला कैसे आया आपका। आगे देखिए पावर फैक्टर एंगल। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पावर फैक्टर एंगल एट स्टार्टिंग कंडीशन और स्टैंड स्टिल कंडीशन में कौन सा क्या फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर, ये देखते हैं, और रनिंग कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो एट स्टार्टिंग कंडीशन में आपका cos ∅2 इक्वल टू R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका कौन सा कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। रनिंग कंडीशन में cos ∅2 इक्वल टू R2 का R2 ही हो जाता है R2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे X2। तो X2 का मैं आपको बताया ही था कि X2 डैश रोटर कंडीशन में क्या हो जाता है, SE2 हो जाता है SX2। यहाँ भी SX2 आया किसके जगह में, X2 के जगह में, ठीक है। तो SX2 का होल स्क्वायर कौन सा कंडीशन, रनिंग कंडीशन में है। ये सब अगर रोटर रिएक्टेंस बोल दिया गया उसी को रनिंग कंडीशन, रोटर कब रन करेगा, रनिंग कंडीशन में ही रन करेगा। इसीलिए स्टेटर कब हो सकता है, स्टेटर स्टिल पोजीशन या स्टार्टिंग कंडीशन में हो सकते हैं, इसको स्टार्टिंग में। ये क्लियर आना चाहिए। तो आपको पावर फैक्टर एंगल ये पूछता है एग्जाम में कि स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा आपका पावर फैक्टर, और रनिंग कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन से इसी से देख के आपको बना सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला करंट से रिलेटेड है। स्टार्टिंग और स्टैंड स्टिल पोजीशन में करंट क्या हो सकता है, I2। स्टार्टिंग कंडीशन में I2 होता है मेरा E2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2। यहाँ पे क्यों क्या है, ऐसे जनरली आप लोग जानते हैं I2 इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू E2 बाई Z होता है। और Z मेरा क्या होता है R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ये होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो वही इसी को लिखे हैं I2 इक्वल टू E2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ये स्टार्टिंग कंडीशन या स्टैंड स्टिल कंडीशन में। और सेकंड में है रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, बस E2 की जगह में SE2 कीजिए और X2 की जगह में SX2 पुट कीजिए। यहाँ पुट किए जैसे तो आपका रनिंग कंडीशन का कंडीशन निकल गया। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फर्स्ट मेरा अगर वीडियो नहीं देखे पहला वाला प्लेलिस्ट में जाइए, 2 लाइक ट्यूटोरियल में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है MCQ क्वेश्चन करके, तो पार्ट 1 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिलेटेड आपको मिलेगा करंट से। क्वेश्चन में बहुत अच्छा से समझाया हुआ, क्या गलती करते हैं उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप वहां से जाके आप इसे दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है पूरे, इसको मिटा देते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया था, ये वाला जो है आपको समझाने के लिए, इसको नोट नहीं कीजिएगा। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला सब क्लियर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं क्या बोल रहा है। टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला होता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 इंटू I2 इंटू cos ∅2। यहाँ पे E2 आपका रोटर EMF है, रोटर करंट है और पावर फैक्टर है रोटर का। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि मेरा टॉर्क जीरो कब होगा, कौन सा कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आपका इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है, कंडीशन दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ रोटर इज प्योरली इंडक्टिव कब होता है, रोटर कब प्योरली इंडक्टिव होता है, जब मेरा ∅2 90 होता है। आपको पता है अगर E2 बाई I2 का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो मेरा 90 डिग्री से होता है। कौन अभी भी जानते कौन लैग करता है कौन लीड करता है। यहाँ पर आपका ∅2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 90 रखें, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। जीरो होता है तो मेरा टॉर्क क्या आ गया, जीरो हो गया। कब कंडीशन में, जब प्योरली इंडक्टिव मेरा होगा तब। सेकंड देखिए, रोटर इज प्योरली रेजिस्टिव। रोटर कब प्योरली रेजिस्टिव होगा, जब मेरा ∅2 जीरो होता है, E2 I2 के बीच में कोई एंगल नहीं होता, मतलब सेम होता है, आपको पता है सेम फेज होता है। तो ∅2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ मेरा जैसे ही मेरा ∅2 जीरो हो गया तो cos जीरो मैक्सिमम होता है 1, तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम दे जाएगा, टॉर्क इज मैक्सिमम। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। इससे इस अभी बताएं ये फॉर्मूला से तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा इससे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आप जितना ये अभी बता रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसलिए देखिए, शाफ्ट और 3 फेज इंडक्शन मोटर, मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किससे बना हुआ रहता है, आपका कार्बन स्टील से दिया है, वहां ऑप्शन दिया रहेगा कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, सिलिंड्रिकल स्टील, लेमिनेशन, ये सब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको पता रहना चाहिए मेरा शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट किसको बोलते हैं, जो रोटर में जो घुमा रहता है आपका 3 फेज इंडक्शन में, यहाँ पर जो स्टेटर यहाँ पर जो बना हुआ रहता है, ये मेरा शाफ्ट होता है। तो ये शाफ्ट किसका बना हुआ रहता है, कार्बन स्टील का बना हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, बॉडी और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये जो मेरा बॉडी बना हुआ रहता है
आगे वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर का बॉडी वो किसका बना हुआ रहता है? ये आपका बना हुआ रहता है कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा। इसीलिए मैं अभी ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह रख दे रहा हूँ कि सब पढ़िए और डायरेक्ट बुक सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको बन जाएगा। आगे देखिए स्टेटर कोर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर कोर जो होता है, ये जो मेरा स्टेटर का कोर होता है यहाँ पर जो बना हुआ, तो इसका किससे बना हुआ है? तो स्टील लेमिनेशन किया हुआ रहता है। यहाँ पर जो स्टेटर कोर होता है ये जगह पर जो भी, वो तो आपका स्टील लेमिनेशन से किया हुआ रहता है जो भी। आगे देखिए ये चीज नो लोड करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मेरा नो लोड करंट 3 फेज इंडक्शन मोटर कितना होता है? डायरेक्ट वैल्यू रहेगा, यहाँ पर दे देगा 80%, 20 से 30%, 10 से 20% फुल लोड करंट। तो इसका वैल्यू होता है नो लोड करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर 30% to 50% ऑफ फुल लोड करंट। ये वैल्यू होता है आपका कब? नो लोड करंट का। ये किसका है? 3 फेज इंडक्शन में। आपसे अगर पूछ दूं मैं यहाँ पर कि नो लोड करंट ऑफ आपका ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर कितना होगा बताइए? तो अगर आपको याद पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मर, अगर नहीं पढ़ा तो इसको भी बताया जाएगा अगला क्लास में। अगर अभी बता रहे हैं कि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, यहाँ कमेंट कीजिए कि नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर I2 पूछ रहे हैं। कौन सा केस में? ट्रांसफॉर्मर का कितना होता है? किसी को पता है? देखिए बताते हैं। नो लोड ट्रांसफॉर्मर का होता है 2 to 6% होता है फुल लोड करंट। ये होता है ट्रांसफार्मर के लिए होता है 2 to 6%। यहाँ किसका पूछ रहे हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर का 30 to 50% फुल लोड करंट का होता है। ये आपसे पूछे थे जनरली। ट्रांसफार्मर का होता है 2 से 6% फुल लोड करंट, और आपका इंडक्शन मशीन का अगर 3 फेज का देखा तो 30 to 50% फुल लोड होता है। तो ये अभी जितना भी बताया मैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बनता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रटाने के नहीं सोचे। मैं एक क्लास में बता रहा हूँ कि ये आपको अभी बता दे रहा हूं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला, तो आप अंत तक वीडियो देखें। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में डायरेक्ट दिया रहता है मगर इसको आप रट लेते हैं या कुछ भी। जैसे कि आपको पूछ देता है रिलेटिव स्पीड बताने के लिए स्टेटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एट व्हाट, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा एनएस, एसएनएस, 0 ये दिया रहेगा। तो आपको ये आज मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि ध्यान रखिए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड आएगा आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को अभी क्लास को ध्यान से देखिए। देखिए आपको पहले क्या करना है कि जहां भी रोटर दिखे, आपको जहां भी लिखा हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर या स्टेटर, तो रोटर को हम लोग एनआर को 0 एज्यूम करना है, रोटर को एज्यूम करना 0, एनआर 0, सॉरी यहाँ एनआर लेना, सॉरी रोटर को एनआर लेना है, स्टेटर को 0 लेना है। रोटर जब भी बोला जाए तो एनआर लीजिएगा, स्टेटर जहां भी बोला जाए तो 0 ले। ट्रिक बनना है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन को ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक ध्यान से याद रखिए। रोटर को क्या लेना है हम लोग? रोटर को एनआर लेना है, ताकि एनआर रोटर होता है, स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट होता है तो 0 पर नहीं रहता है, इसलिए स्टेटर को 0। और यहाँ स्टेटर आरएमएमएफ और या रोटर आरएमएमएफ को एनएस लेना है, सिंक्रोनस स्पीड लेना है। आरएमएफ क्या है? मेरा रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट एक खाली याद रखना, बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं कि यहाँ एनएस होगा कि एसएनएस होगा या 0 होगा, कुछ भी रटने का, बस ये पॉइंट याद रखिए। ऐसे भी जानते रोटर एनआर की स्पीड से घूमना, तो रोटर को जहां भी रहेगा तो एनआर लीजिएगा, स्टेटर 0 होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर और रोटर मेरा एनएस लीजिएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं, इसको आप ही बताइएगा, सोल्व करके देखिए क्या होगा। स्टेटर आरएमएफ, तो स्टेटर आरएमएफ कितना है? एनएस है, एनएस है ना, यहाँ क्या लेना है? एनएस। क्या है? स्टेटर रोटेटिंग, यहाँ पे बता रहे हैं स्टेटर आरएमएफ क्या है? एनएस है, माइनस विथ रेस्पेक्ट टू क्या? स्टेटर। स्टेटर क्या है आपको बताया ना? स्टेटर क्या है? 0 है, माइनस किससे करेंगे? 0, तो क्या आएगा मेरा? एनएस आएगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? यहाँ एनएस हो जाएगा। तो मेरा ये कोई ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एनएस, एसएनएस, 0, एनआर, कुछ भी दिया हुआ है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से
ये पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन बने। तो इसका सही आंसर क्या है, एनएस, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, एनएस हो गया। आगे देखिए 100 सेकंड वाला का देखते हैं। रोटर आरएमएफ, रोटर आरएमएफ क्या है, रोटर आरएमएफ एनएस है, एनएस लिए है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। अब विथ रेस्पेक्ट टू रोटर बोला गया, तो रोटर यहाँ क्या है, एनआर है, तो किससे माइनस करेंगे, एनआर से माइनस करेंगे, एनएस माइनस एनआर। तो एनएस माइनस एनआर क्या होता है आपको पता है, देखिए आपको पीछे देखिए आपको बताया फॉर्मूला, एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है। तो एस एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर। तो एनएस माइनस एनआर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ रहा है, स्लिप टाइम सिंक्रोनस स्पीड, एनएस माइनस एनआर। तो इस जगह क्या आएगा आपका, एस एन एस, मतलब स्लिप टाइम इंटू एनएस सिंक्रोनस स्पीड, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपका ये क्लियर हो गया। आगे देखिए रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर आरएमएफ कितना है मेरा, रोटर आरएमएफ एनएस है, एनएस लिया है विथ रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, स्टेटर के रेस्पेक्ट में देख रहा है। तो स्टेटर में स्टेशनरी पॉइंट है, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 लेंगे, तो एनएस माइनस 0 एनएस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनएस आ जाएगा। ये आपको बस ये पॉइंट याद रखना है थोड़ा सा, बाकी आपको किसी तरह का क्वेश्चन घुमा के दे तो आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी। तो इसलिए मैं इसको सोचा इजी वे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जहां भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो कभी घबराइए नहीं, तुरंत सोल्व कर लीजिएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। आगे देखिए नेट एस आरएमएफ मतलब स्टेटर का आरएमएफ और रोटर आरएमएफ मतलब स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू किसमें देखना, स्टेटर के रेस्पेक्ट में देखना, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो स्टेटर क्या देखना है, एनएस, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर 0, तो क्या आ जाएगा, एनएस ही आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी एनएस आ गया। अब आगे देखिए दोनों दे सकता है, स्टेटर भी रोटर का विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर आ जाए तो एनएस। अगला देखिए नेक्स्ट नेट एस आरएमएफ एंड आरएमएफ मतलब स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, रोटर के रेस्पेक्ट में। तो एनएस हो गया आपका इसका, और इसका रोटर मेरा क्या है, एनआर के स्पीड में घूम रहा है। तो एनआर के स्पीड अभी बताया कि एस एस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर इक्वल टू एस एन एस। ये क्लियर हो गया। देखिए तो ये कॉन्सेप्ट आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिलता है। तो आपको ये चीज आना चाहिए। बहुत रटने की कोशिश करते हैं कि इसको डायरेक्ट क्या होगा, एनएस रट लिए हैं, रोटर विथ रेस्पेक्ट टू एस एन एस, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिए। ये कॉन्सेप्ट याद क्या, रोटर आपको पता है कि एनआर की स्पीड में होता है, स्टेटर क्या होता है 0 का होता है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस इसमें मतलब जो मेरा आरएमएफ है स्टेटर का, रोटर का वो एनएस की स्पीड में घूमता है। तो ये चीज हुई है, बस उसी को यहाँ पर पुट करते जाना और निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में देखना है, उसको माइनस कर दीजिए। स्टेटर का है तो एनएस माइनस हो, स्टेटर कितना जी, एनएस माइनस 0 एनएस। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में क्या है। तो टी स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है के इंटू स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका E2 रोटर ईएमएफ हो गया, रोटर रेजिस्टेंस हो गया, रोटर रिएक्टेंस हो गया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये कैसा है, आपको टॉर्क डेवलप में बताया था ना, E2 इंटू I2 cos ∅2। तो E2 था, I2 की जगह में E2 बाई R2 स्क्वायर X2 हुआ, और यहाँ कांस्टेंट को हटाने के प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो वहाँ के आया। यहाँ के क्या है ये देख लीजिए, के आपका होता है 3/ओमेगा s, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πn/60, तो 60 यहाँ गया। तो के का वैल्यू ये होता है 3/ओमेगा s। तो ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है के इंटू E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ से रिलेशन पता चल जा रहा है, के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब के मेरा यहाँ क्या है 1/n आ रहा है। तो टी स्टार्टिंग क्या आ जाएगा मेरा 1/n, मतलब टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आ जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। और ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। आपको पहले भी वीडियो में बताया, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वो क्वेश्चन आपको सोल्व कीजिए जाके। अब देखिए यहाँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम कब होगा मेरा टी स्टार्टिंग मैक्सिमम,
कब होगा, उसका कंडीशन क्या होता है, जब मेरा टी स्टार्टिंग मैक्सिमम हो जाए। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होने का कौन सा कंडीशन है, जब मेरा रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो मेरा टी स्टार्टिंग मैक्सिमम कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये आता कैसे है, यहाँ पर ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में। यहाँ टी मैक्स है तो इसी को पुट कीजिएगा, मेरा R2 की जगह में आप पुट कीजिएगा H2, तो यहाँ पर टी मैक्स आ जाएगा K(E2)² 2H2। तो ये टी मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आपका एट स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता। टी मैक्स का फॉर्मूला पूछ देगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल H2। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बताया है, तो आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पता चल जाएगा कि टी मैक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको 1/H2 आ रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस के बराबर है। ना तो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ना तो आपका रोटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रोटर रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड कर रहा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला कैसे हो रहा है वो सब आपको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया, R2 = H2 का कंडीशन होता है, ये कंडीशन है, कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे तो मेरा टी मैक्स आ जाएगा K(E2)² 2H2। क्लियर हो गया। आइए रनिंग टॉर्क के बारे में देखते हैं। रनिंग टॉर्क या रेटेड टॉर्क या फुल लोड टॉर्क, ये आपका रनिंग टॉर्क, रेटेड टॉर्क या फुल लोड टॉर्क। तो रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला आपका होता है K(AC2)। आपको पहला अगर नोट कर रहे हैं तो पिछला वाला थोड़ा सा पॉज करके पीछे देखिए, नोट्स किए हैं तो कॉपी में। रनिंग कंडीशन में E2 को क्या बोले थे, SE2 होता है, तो SE2² हो जाएगा R2। और यहाँ पर रोटर रिएक्टेंस को क्या बोले थे, X(2) लेने के लिए रनिंग कंडीशन होता है X(2)² बस जो भी पीछे भी बताया उसी का आगे होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ गया K(SE2)² × R2 प्लस X(2)²। ये फॉर्मूला है आपका। कंडीशन का मैक्सिमम होता है, रनिंग टॉर्क का मैक्सिमम कंडीशन आपका होता है जब टी स्टार्ट रनिंग टॉर्क को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस का। हमको रनिंग टॉर्क को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस से और इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा आ जाएगा R2 = SN(H2) आ जाता है। ये कंडीशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कंडीशन। यहाँ मेरा रनिंग टॉर्क का कंडीशन कब होता है, R2 = SH2। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको ये पूछता है एग्जाम में, क्लियर रहना चाहिए। फिर टी मैक्स क्या है, टी मैक्स इसी को पुट कीजिएगा इसमें रनिंग टॉर्क में तो वही आ जाता है K(E2)² 2H2 आता है। क्लियर हो गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूछ रहे, आपको बता रहे ना यहाँ R2 = H2 कैसे आ गया, तो यहीं पर रनिंग टॉर्क में यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है R2 = SM = H2। मेरा कब कंडीशन, स्टार्टिंग टॉर्क का पूछ रहा था। स्टार्टिंग में आपको पिछला स्लिप के बारे में जो बताया तो उस समय देखिए जाके, तो स्लिप स्टार्टिंग कंडीशन में S = 1 हो जाता है। S = 1 हो गया तो यहाँ R2 = H2 आ गया, तो यहाँ R2 = H2 आया एट स्टार्टिंग मैक्सिमम कंडीशन में। क्लियर हो गया। अब ये कैसे आया, उस समय डाउट था आपको, यहाँ से क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूछता है ये क्वेश्चन आपका टॉर्क स्लिप से। तो दो तरह का टॉर्क स्लिप होता है, एक लो स्लिप रीजन होता है, एक हाई स्लिप रीजन होता है। तो लो स्लिप रीजन में क्या होता है कि R2 मच ग्रेटर देन SX2 होता है, R2 मच ग्रेटर देन SX2। अगर यहीं पर देखा जाए, यहाँ पर R2 मच ग्रेटर देन SX2 हो गया, तो जब R2 मेरा बहुत ज्यादा हो गया तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत छोटा चीज है। तो नेग्लिजिबल हो गया तो इसको स्मॉल 0 का अप्रोच कर सकते हैं, तो 0 हो गया तो नेग्लेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ R2 कैंसिल हो जाएगा तो S टॉर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S आ जा रहा है। कब, जब मेरा R2 मच ग्रेटर SX2 हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ जा रहा है। ये कब कंडीशन है, जब लो स्लिप रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में किसको बोलते हैं, हाई स्लिप। स्लिप देखिए, हाई स्लिप बोला, स्लिप मतलब हाई स्लिप मतलब स्लिप ज्यादा होना चाहिए, तो SX2 मत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ लो स्लिप मतलब स्लिप मेरा 0 हो जाना चाहिए, लो स्लिप मतलब कि ये स्लिप मेरा कम हो जाना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। अब इसी को फुलफिल कीजिए, यहाँ पर देखिए R2 मच लेस देन SX2 मतलब SX2 मेरा बहुत ज्यादा है और R2 मेरा नेग्लिजिबल है, तो R2 को निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए SX2 का होल स्क्वायर है, यहाँ XX2 का होल स्क्वायर तो S² आ जाएगा और यहाँ ऊपर एक S है, तो S कैंसिल हो गया, तो नीचे में बच जाएगा S बच जाएगा। तो T किससे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/S आ रहा है। तो ये आपका हाई स्लिप रीजन का फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, जाके MCQ क्वेश्चन आपको देखिए, अब मेरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ये सब सारे क्वेश्चन बताया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को अभी बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कर दे रहा है, क्लैरिफाई कर दे रहा है कि एक जगह आपको वीडियो दे रहे हैं कि अभी जितना भी क्वेश्चन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा।
आज के क्लास में मैंने बहुत सारे फॉर्मूला बताया हूँ और कॉन्सेप्ट बताया हूँ, और आपको सारे फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, मगर मैंने जो भी फॉर्मूला बताया उसके साथ कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, किस जगह यूज करना है, और आपको जितना भी कुछ भी बताया है उस सारे क्वेश्चन वो ट्राई कीजिए, जाके अपने बुक में देखिए, ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जितने भी फॉर्मूला बता रहे हैं सारे आपको कॉन्सेप्चुअल है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया हूँ, जिस तरह का ऑब्जेक्टिव बताया हूँ उसमें भी जाके देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए तो सॉल्व हो जाएंगे। और आपको अच्छा क्लास लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को भी बताइए जिसे सख्त जरूरत है इस वीडियो का। और आप सब अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी फॉर्मूले के साथ। धन्यवाद।